नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म राजस्थान एग्जाम पर। साथियों, कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। साथियों, त्योहारों का सीजन है, तैयारी को भी साथ रखिए और आपकी जो त्योहारों का एंजॉयमेंट है उसे भी साथ रखिए। दोनों को मैनेज कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और मैनेज करना ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? मैनेज करना ही है। साथियों, वाईफाई एग्जाम जो राजस्थान एग्जाम चैनल है आपके लिए डेडिकेट है आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड की अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आईआर, जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी विषय हैं, उन सभी के लिए उसी क्रम में मैं विष्णु कुमार जैंगिड आपके साथ में जुड़ा हुआ हूँ, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। हमारी राजस्थान ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं। और अनअकैडमी के प्लस कोर्स लेने के बहुत सारे फायदे हैं। आप जो है लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो है वो ले सकते हैं। एजुकेटर आपको कंप्लीट तैयारी करवाता है, अनलिमिटेड लाइव एक्सेस ले सकते हैं, वीकली प्रश्नोत्तरी होती है, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और अच्छा गाइडेंस ले सकते हो। साथियों, करना क्या है? अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर करके अपने आप को सेल्फ वेरीफाई करना है। उसके बाद आरपीएससी सेक्शन में जाके सबसे पहले प्लस पे क्लिक करके आप कोर्स परचेज करना चाहो तो 24 मंथ्स के लिए केवल 350 रुपीज़ पर मंथ में कोर्स ले सकते हो। अगर यहाँ पे आरपीएस सेक्शन में जाकर विष्णु कुमार जांगिड को फॉलो कर लो आप, जिससे राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी टेस्ट हैं वो सभी टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। साथियों, अगर आप विष्णु वन रेफरल कोड का यूज करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। गेट 10% ऑफ। साथियों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। साथियों, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। जो साथी अपने आप पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, जो अपने आप पर विश्वास रखता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है और एग्जैक्ट बात यही है, ठीक है। इसके अलावा कोई बात नहीं है। साथियों, चलो साथी, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और आज हमारा राजस्थान जो आपका ये चैनल है इसके ऊपर जो टॉपिक चलेगा वो है राजस्थान की कृषि। क्या है साथियों? राजस्थान की कृषि। राजस्थान की कृषि जो है मैं आपको केवल बाजरा, मक्का, गेहूँ, जौ, मोठ, ज्वार, तिल, सोयाबीन, गन्ना, गवार, अरहर, अरंडी, मूंग, मोठ, मूंगफली, मक्का ये बताकर ही केवल आपकी एग्रीकल्चर कंप्लीट नहीं करूँगा। एग्रीकल्चर का मतलब होता है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम एग्रीकल्चर क्या है, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे भूमि की जोत क्या है, ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कितनी प्रकार की इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके जो है वैज्ञानिक प्रकार कौन कौन से हैं, जो अभी आपके प्रश्न पूछा गया था, विटीकल्चर किसे कहते हैं या अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, ठीक है ना। ये वाला प्रश्न पूछा गया था अभी आपसे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जितने भी ये नई टेक्नोलॉजी वाला चल रहा है, जैसे स्मार्ट आपके न्यू टर्म क्या है, जितनी भी न्यू आपके टर्म्स चल रही है, जैसे स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है, जैविक एग्रीकल्चर क्या है, जीरो बजट फार्मिंग क्या है, इनके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद में हम जो है जितनी भी क्रांतियाँ चल रही है आपकी, हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, लाल क्रांति, ठीक है ना, इन सभी क्रांतियों के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि वर्तमान में जो 2018-19 के अंदर जो उत्पादन हुआ है उस उत्पादन की क्या स्थिति है, उस उत्पादन में गन्ना, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, जौ, चावल कहाँ पर होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी फसलें होती है इम्पोर्टेंट रूप से, ठीक है ना, जिसमें होबा, जोजोबा ये भी शामिल होंगी, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि राजस्थान सरकार के कौन कौन से उपक्रम है जो आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, वो उपक्रम पूरे देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे कि जो आपके वर्तमान में कृषि की जो स्थिति है वो क्या है, यानी आपकी जीडीपी के अंदर क्या स्थिति है इस कृषि की और कितना इसका लाभ है और कितना इसका हिस्सा है, ये सब बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे एमएसपी। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये क्या है, क्या इशू चल रहा है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने जो बिल लेके आए हैं, अभी कृषि के ऊपर 3 बिल लेके आए हैं और इन बिल में से राजस्थान गवर्नमेंट ने इन बिल में से कुछ बिलों को अमेंडमेंट कर दिया है, तो वो क्या इशू है, क्यों है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इन सब के बारे में जब चर्चा करेंगे तो उसके बाद में जाकर आपकी एग्रीकल्चर जो है कंप्लीट होगी मेरे प्यारे साथी, ठीक है ना। वालरा स्थानांतरित कृषि, वालरा कृषि, जूमिंग कृषि क्या होती है, ठीक है ना, मोनोकल्चर क्या होता है, डिओ कल्चर क्या होता है, ठीक है ना,
इन सब के बारे में पूरी पूरी चर्चा करेंगे। उसके बाद में जाकर आपका क्या कंप्लीट होगा मेरे प्यारे साथी, एग्रीकल्चर वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। ध्यान रखना इसमें से कुछ भी अगर आपने छोड़ा, जैसे आपको उपनाम होते हैं, जैसे हरा सोना, काला सोना, पीला सोना, लाल सोना, ठीक है ना, ये सब उपनाम के बारे में स्टडी करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे साथ में एग्रीकल्चर पढ़ने के बाद में निश्चित होकर आप इसको केवल इसी के भरोसे एग्जाम में जा सकते हो, इतना मेरा वादा है। 80 to 90% कवर कराने का मैंने बोला था, और अभी प्रूव हुआ है ये राजस्थान पुलिस की एग्जाम में 90% से ज़्यादा प्रश्न जो है क्लासेस के अंदर से आ रहे हैं, बिल्कुल सीधा सिंपल। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई, सबसे पहले हम कहते हैं कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। तो सबसे पहले तो यही बात है कि मानसून का जुआ क्यों कहते हैं, तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अभी भी हमारे जो है जो पूरा का पूरा एरिया है उसका लगभग 40% एरिया ही क्या है, सिंचित क्षेत्रफल में आता है। किस में आता है, सिंचित क्षेत्रफल में आता है। इसका मतलब है केवल 40% एरिया ही किस में आता है, आपके सिंचित क्षेत्रफल में आता है। इसका मतलब क्या है कि बाकी का जो 60% वो क्या है, वो आपकी बारानी है। और बारानी का मतलब क्या होता है, जो वर्षा काल के दौरान ही बुआई की जाती है उसे बारानी बोलते हैं। यानी किसान अभी भी किसके ऊपर डिपेंड है, आपके मानसून के ऊपर डिपेंड है। अगर वर्षा क्या होती है, अगर अच्छी होती है तो निश्चित तौर पे आपकी जो वर्षा अच्छी हुई है तो वो आपसे क्या अच्छी होगी, फसल बढ़िया होगी और किसान पैसे ठीक ठाक कमा लेगा। ठीक है ना, ठीक ठाक कमा लेगा। किसान ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता है, ठीक है ना, आत्महत्याएं किसानों की बहुत ज़्यादा है। ठीक, इन सब के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और जिस जिस वर्ष वर्षा अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, इसलिए इसे मानसून का जुआ कहते हैं। मानसून के ऊपर पूरी पूरी डिपेंड है ये। ठीक है, देखो दूसरा पॉइंट, जो आपके मैदानी भाग है, ठीक है, दो तरह के भाग होते हैं, एक तो आपके पहाड़ी भाग होते हैं, एक आपके मैदानी भाग होते हैं। आप भी जानते हो पहाड़ी भाग के अंदर जो है जो मिट्टी मिलती है वो पर्वतीय मिट्टी होती है। और पर्वतीय मिट्टी का क्या होता है, अपरदन ज़्यादा होता है। और अपरदन ज़्यादा होता है तो इसकी परत जो होती है पहाड़ी मिट्टी के ऊपर पर्वतीय मिट्टी की, वो क्या होती है, वो बहुत कम होती है। तो ये एग्रीकल्चर के लिए उपयुक्त नहीं होती। लेकिन जो मैदानी भाग होते हैं, तो मैदानी भाग में कौन सी मृदा आती है, आपकी जलोढ़ मृदा आती है। और जलोढ़ मृदा जो है सबसे ज़्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है। ठीक है ना, जो आपके भारत में पूरे गंगा का मैदान में, सिंधु के मैदान में, आपके ब्रह्मपुत्र के मैदान में, गोदावरी कृष्णा कावेरी के मैदान में मिलता है। इसलिए तो भारत जो है खाद्यान्न उत्पादन में किसी 1 नंबर है, किसी में 2 नंबर है। ठीक है ना, तो इसलिए मैदानी भागों को क्या बोलते हैं, कृषि का हृदय स्थल बोलते हैं। किसका बोलते हैं, हृदय स्थल, कृषि का हृदय स्थल बोलते हैं। ध्यान रखना इसका, हार्ट पैलेस ऑफ एग्रीकल्चर। नंबर 3 पॉइंट देखें, अरावली क्षेत्र में सबसे कम कृषि होती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर पर्वतीय मृदा मिलती है। कौन सी मृदा मिलती है, पर्वतीय मृदा। और पर्वतीय मृदा का अपरदन ज़्यादा होता है, उसकी परत बहुत पतली हो जाती है, इसलिए वहाँ पर क्या नहीं होती है, कृषि कार्य नहीं होती। ध्यान रखना, अरावली क्षेत्र में, अरावली जो दक्षिणी अरावली है आपके, कौन सी अरावली, दक्षिणी अरावली जो है, उस दक्षिणी अरावली के जो ढाल हैं, क्या हैं, ढाल। इन ढाल का मतलब होता है स्लोप। ठीक है ना, दक्षिणी अरावली के ढालों के ऊपर एक आपके किसकी खेती की जाती है, मक्का की खेती की जाती है, मेज़ की खेती की जाती है। इस बात का ध्यान रखना कि दक्षिणी अरावली के ऊपर, दक्षिणी अरावली में जो उसके ढाल है उसके ऊपर मक्का की खेती की जाती है। क्या महत्व है आपके एग्रीकल्चर का, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रोजगार के हिसाब से देखें तो पूरे भारत का लगभग 52% जो है रोजगार देने में आपके एग्रीकल्चर महत्वपूर्ण है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 62% लोग जो है रोजगार लेते हैं भाई। ठीक है ना, एग्रीकल्चर से। अगर ग्रामीण राजस्थान की बात करें, देखिए ग्रामीण राजस्थान की बात करें तो लगभग 75% लोग जो हैं आपके एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर करते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप बात करो राजस्थान की निर्यात की, तो निर्यात के अंदर भी इसका योगदान है। अगर आप बात करो महिला के जो कार्य होते हैं, ठीक है ना, महिला का जो श्रम होता है वो पशुपालन में और आपके कृषि कार्यों के अंदर बहुत ज़्यादा लगता है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है ना, तो ये इसके क्या है, ये महत्व है। अगर ये नहीं होगा तो किसान की हाल खराब हो जाएंगे। ठीक है ना, तो कृषि कार्य बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो साथी, ये लाया हूँ मैं आपके आर्थिक समीक्षा से एक टॉपिक आपके सामने, इकोनॉमी सर्वे। आर्थिक समीक्षा को जब साथ लेके चलते हैं तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने की पूरी पूरी संभावना बनती है। तो मेरे प्यारे साथी, ये जो आर्थिक समीक्षा है इसमें देखो कृषि एवं संबंध क्षेत्र के जो उप क्षेत्र है उसमें प्रचलित मूल्यों पर 2019-20 में योगदान। 19-20 में योगदान किसका है, देखो 4 चीज़ों का योगदान है। एक तो है आपके योगदान फसल का, किसका योगदान है, फसल का योगदान। उसके बाद में देखो आपके दूसरा है पशुधन का योगदान। किसका है, पशुधन का योगदान। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसका क्रम भी पूछा जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना।
फिर है आपके तीसरा वानिकी। वानिकी का मतलब होता है बागवानी, गार्डनिंग, वानिकी। उसके बाद है मत्स्य। यानी ये चारों जो क्षेत्र हैं, ये चारों क्षेत्र किसके अंदर आपके ऐड किए जाते हैं? ये चारों क्षेत्र आपके कृषि एवं संबंध क्षेत्र। जब भी आप टर्म पढ़ते हो, जब आप कल अधिकारी बन जाओगे, तब आप देखोगे कि जो भी हेडिंग होती है वो कृषि एवं संबंध क्षेत्र होता है। जो कृषि एवं संबंधित क्षेत्र लिखा होता है तो वहाँ पर फसलें आती है और आपकी पशुधन आता है, वानिकी आती है और मत्स्य आती है। अगर मान लो ये कृषि और संबंध क्षेत्र अगर 100 रुपये कमाते हैं, तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें फसल का कितना है, पशुओं का कितना है, वानिकी का कितना है और मत्स्य का कितना है। तो देखिए फसल का सबसे ज़्यादा है 47.54%। यानी अगर 100 रुपये कमाता है ये वाला एरिया कृषि एवं संबंध क्षेत्र, तो इसमें से 47 रुपये फसल कमाती है। इसके अलावा 41.54 की बात करें तो ये कमाता है आपके पशुधन। अगर वानिकी की बात करें तो ये 10.55%, 10.55% है। और मत्स्य की बात करें तो 0.37% है। ठीक है ना। तो इसको मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका क्रम आप ध्यान रखना। अगर पेपर टफ बनता है तो ये क्रम जो है ये पूछा जाएगा। और क्रम क्या है कि कृषि और संबंध क्षेत्र में जो ये चार चीज़ें आती है इनको अधिकतम के हिसाब से जमाइए। तो फसलें 1 नंबर पे 47%, पशुधन 2 नंबर पे 41%, वानिकी 3 नंबर पे 10% और मत्स्य 4 नंबर पे 0.37%। साथियों आर्थिक समीक्षा से पूरा का पूरा पिक्चर मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिससे मेरे दोस्तों को कोई नुकसान नहीं हो और कंप्लीट रूप से वो स्टडी कर सकें, इसलिए लेके आया हूँ मैं। अब हम बात करते हैं भूमि उपयोग की। मेरे प्यारे साथी, भूमि उपयोग का मतलब क्या है कि जितनी आपके पास में भूमि है राजस्थान के अंदर, उसका प्रयोग किस किस क्षेत्र में हो रहा है। ठीक है ना, इसका हम बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात है 52.22%। ये क्या है? ग्रीन कलर है। तो देखो ग्रीन कलर क्या है? शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछे, ये बिल्कुल डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछे कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, तो राजस्थान की कुल भूमि का 52.22% यानी 3,42,249 जो स्क्वायर किलोमीटर है, उसका कितना है? 52.22% जो है आपके शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है। बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, समझ गए ना, ये मजाक नहीं है ये। अगर दूसरी बात करो तो नंबर 2 के ऊपर देखो, तो देखो ये आपको दिख रहा है 11.17%। जो ये 11.17% है, ये क्या है साथी? ये आपकी बंजर भूमि है। कौन सी भूमि है? बंजर भूमि। ध्यान रखना, बंजर भूमि आपके राजस्थान में आर्थिक समीक्षा के अनुसार कितनी है? आपकी कुल भूमि का 11.17%। जबकि आपको पता है बंजर भूमि एटलस, मैंने आपको बताया था एक बार, बंजर भूमि एटलस जो कि 2005 में जारी किया गया था और भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया था, उसके अनुसार राजस्थान के अंदर लगभग 29.5% भूमि क्या है? बंजर है। ठीक है ना। ठीक है ना। ये तो बोलता है बंजर भूमि एटलस जो भारत सरकार ने 2005 में जारी किया था, जबकि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा क्या बोलती है कि बंजर भूमि कितनी है? 11.17% है। अब तीसरा, कम से कम चार तो देख लेते हैं। अब 30 का इसमें हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि 8.04%। ये क्या है भाई? 8.04% वानिकी। तो देखो नंबर 3 पे क्या आएगा? वो वानिकी आएगी। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा भूमि का प्रयोग किस में किया जाता है, तो आपके कृषि कार्य में किया जाता है। उसके बाद में बंजर भूमि है, उसके बाद में वानिकी है, और लास्ट और देख लेते हैं इसके अंदर 4, ये 8% आ गया। तो इसके बाद में ये है आपके 6.95%, यानी कृषि के अयोग्य भूमि है ये। तो ये क्या है? 6.95% क्या है? कृषि के अयोग्य भूमि है। कृषि के अयोग्य भूमि है भाई ये। ठीक है ना। और ये कितनी है? 6.95%। इस बात का विशेष ख्याल रहे कि आपसे सबसे ज़्यादा शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है, और उसके बाद में बंजर भूमि है, उसके बाद में वानिकी है, उसके बाद में कृषि योग्य भूमि है। ठीक है। अगर सबसे कम पूछ ले, ठीक है ना, तो सबसे कम आपके ये जो 0.7% है ये है। ठीक है ना। अब देखो भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये मैं देखो भूमि उपयोग सांख्यिकी 2017-18 ये लेटेस्ट है भाई। ठीक है ना। इसके बाद में अभी तक आई नहीं है, और अगला जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा आपकी एग्जाम के बाद में, उसके अंदर जो है इसके आगे बताया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि उससे पहले ही आप इसको पढ़कर क्या नौकरी लग जाए भाई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कार्यशील जोत की। कार्यशील जोत का मतलब क्या है कि जोत का मतलब क्या होता है? एक भूमि का टुकड़ा होता है भाई। जोत का मतलब क्या होता है? एक भूमि का टुकड़ा होता है। जैसे मान लो ये एक भूमि का टुकड़ा है किसान के पास में, तो ये क्या हुई किसान के लिए? ये हुई किसान के लिए जोत।
ठीक है ना। तो ऐसी पूरी की पूरी भूमि की जोत कितनी है राजस्थान में? लगभग 76.55 लाख जोत है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? आपके इकोनॉमिक सर्वे में दूसरे चैप्टर में, सेकंड जो आपका चैप्टर है उसके अंदर बताया गया है बिल्कुल स्पष्ट रूप से। ठीक है ना। मेरी क्लास बिल्कुल बोरिंग लग सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एग्जाम सेंटर के अंदर आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, ध्यान रखना। कार्यशील भूमि जोत कितनी है? 76.55 लाख है। अब भूमि जोत क्या होती है? किसी के पास, कोई किसान के पास बहुत ज़्यादा भूमि होती है, किसी किसान के पास में कम भूमि होती है। तो ये बड़ी जोत हो गई, छोटी जोत हो गई। तो देखो, एक होती है बड़ी जोत, फिर होती है मध्यम जोत, फिर होती है अर्ध मध्यम जोत, फिर होती है लघु जोत, फिर होती है सीमांत जोत। ठीक है ना। सीमांत तो बिल्कुल 2 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर से भी कम होती है। तो देखो, बड़ी जोत कितनी है? लगभग 4%, लगभग 5% है। और सीमांत जोत कितनी है? 40% है। तो ये ध्यान रखना कि जो बड़ी जोत है तो वो क्या है? आपके लगभग 5% है। और सीमांत यानी छोटी जोत कितनी है? 40%। इसका कारण क्या है? इसका कारण है संयुक्त परिवारों का विघटन होना। क्या कारण है इसका? संयुक्त परिवार का विघटन होना। मान लो एक पिताजी के 2 बेटे हैं और वो दोनों फिर आगे अलग अलग हो गए, तो जमीन को बांट लिया। अब 2 के 2 बेटे और हैं तो उन्होंने फिर जमीन को बांट लिया। फिर 2 के 2 बेटे हैं तो उन्होंने और जमीन को बांट लिया। इससे वो जमीन की जो जोत है वो बड़ी से फिर मध्यम होती है, फिर अर्ध मध्यम होती है, फिर लघु होती है, फिर सीमांत हो जाती है। ठीक है ना। जो सीमांत जोत है तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए अच्छी नहीं है ज़्यादा। तो ये ध्यान रखना आप। इकोनॉमी सर्वे से ये पूरा का पूरा डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। कार्यशील भूमि जोत 76.55 लाख। ठीक है ना। तो सीमांत है इसमें 40, लघु है 21, अर्ध मध्यम है 18, मध्यम है 14 और बड़ी है आपके लगभग 5%। तो बड़ी जोत और सीमांत जोत के बारे में आप ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिछले वर्षों के मुकाबले बड़ी आकार की जोतों में क्या हुई है? कमी हुई है भैया, देखो। और अन्य में क्या हुई है? वृद्धि। भाई संयुक्त परिवारों का विघटन होगा तो बड़ी जोत क्या होगी? कम होगी। ठीक है, कम तो ज़्यादा नहीं हो सकती लेकिन ज़्यादा कम हो सकती है। तो भूमि जोतों के औसत आकार में कमी हुई है और अन्य में वृद्धि हुई है। भूमि जोतों के औसत आकार कितना है? 2.73 हेक्टेयर। कितना है? 1 हेक्टेयर में लगभग 10,000 वर्ग फुट होता है। ठीक है ना। तो ये 2.73 हेक्टेयर भूमि जोतों का औसत आकार कितना? अगर आपसे पूछ ले कि भू जोत का औसत आकार कितना है, तो ध्यान रखना भाई, भू जोत का औसत आकार कितना है? 2.73 हेक्टेयर। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना इसे। ठीक है ना। और इन जोतों के अंदर कितनी कमी हुई है? 11.07% की क्या हुई है? कमी हुई है। ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब फिर मैं बात करता हूँ आर्थिक समीक्षा इकोनॉमी सर्वे, आर्थिक समीक्षा इकोनॉमी सर्वे 2019-20, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ साथियों? 2019-20 इकोनॉमी सर्वे की मैं बात कर रहा हूँ। 2019-20 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 249.88 लाख मैट्रिक टन। साथ ही इस आंकड़े को याद रखो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। क्यों? आप बोलोगे साहब इतने आंकड़े क्यों याद करवा रहे हो? साथ ही आपके पटवारी का एग्ज़ाम है और अधीनस्थ बोर्ड जो एग्ज़ाम लेता है, पिछली बार एक आपके उद्योग प्रसार अधिकारी की एग्ज़ाम लगी थी, उसके अंदर इतने डेटा पूछे थे उसने, ठीक है ना, एग्ज़ाम वाले ने। लेकिन वो तो पूछ लिया, अगर हम याद नहीं करेंगे अगली बार। उसने पूछा कि कितनी सोलर लाइट लगी हुई है, ठीक है ना, अब तक कितनी सोलर लाइट लगा दी गई है, ये पूछा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा था। अगर हम याद नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा होगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए बताना जरूरी है। तो 2019-20 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ? 249.88 लाख मैट्रिक टन। ठीक है ना। जो गत वर्ष के मुकाबले जो 2018-19 में कितना था? 231 लाख मैट्रिक टन। इसको याद नहीं रखना है, ठीक है ना, इसको याद रखना है। 249.88 लाख मैट्रिक टन, ये याद रखना है कि 2018-19 से 19-20 के अंदर जो वृद्धि हुई वो कितनी हुई? 8.06%। देखो, इतने खाद्यान्न के अंदर हमने क्या कर ली? वृद्धि कर ली भाई। ठीक है ना। 249.88 लाख मैट्रिक टन हमने खाद्यान्न का उत्पादन किया और हमने वृद्धि कितनी करी? 8.06%। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खरीफ की बात करें तो इसके अंदर लगभग 5.56% का क्या हुआ है? खरीफ की बात करें तो इसमें 5.56% का जो है आपके क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अगर रबी की बात करें, रबी की फसलों की, तो इसके अंदर कमी हुई है लगभग 10% की, लगभग 9.5% की।
दलहन की बात करें तो इसमें लगभग 6% की कमी हुई है। तिलहन की बात करें तो इसके अंदर 14% की क्या हुई है, कमी हुई है। और गन्ने की बात करें तो 44% की कमी हुई है। और कपास की बात करें तो 31% की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े क्या है, ये आंकड़े हैं 2018-19 से 2019-20 के बारे में, ठीक है ना। 2018-19 से 2019-20 की तुलना करते हैं तो कुल खाद्यान्न के अंदर 249 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न हुआ है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 8% ज़्यादा है। खरीफ के अंदर 5% ज़्यादा है, रबी के अंदर 10% कम है, दलहन में 6% कम है, तिलहन के अंदर 14% कम है, गन्ने के अंदर 44% कम है और कपास के अंदर 31% की वृद्धि हुई है। अब हम बात करते हैं कुछ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर की। साथियों, एक एक चीज़ बताऊंगा आपको, कुछ भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी, ठीक है ना। समोच्च एग्रीकल्चर या कंटूर एग्रीकल्चर या समोच्च कृषि। साथियों, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर क्या होता है, बुआई जो होती है ना वो ढाल के विपरीत होती है। जब ढाल के विपरीत बुआई करते हैं तो उससे मृदा का जो क्षरण होता है, जो इरोजन होता है, मृदा का जो अपरदन होता है वो नहीं होता है। आप देख पा रहे होंगे फोटो के अंदर कि जैसे ये पहाड़ी ढाल है, ठीक है ना। तो एक तो ऐसे कटिंग जो है, ठीक है ना, और एक इसके विपरीत करेंगे तो इसके विपरीत करेंगे तो इसकी जो मिट्टी है वो ऑटोमेटिकली क्या बना लेगी, यहाँ पर ऑटोमेटिक एक बाउंड्री लाइन बनाती है, ठीक है ना। जिसकी वजह से क्या होता है, आपके देखो ये दिखाई दे रही है आपको, ये देखो ये बाउंड्री लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इसका अपरदन कम होता है, ठीक है ना। और ये पहाड़ी ढालों के ऊपर की जाने वाली खेती है तो इसे समोच्च कृषि कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में कहते हैं बुआई ढाल की विपरीत होती है और इससे फायदा क्या होता है, मृदा का जो क्षरण होता है वो कम होता है। ऐसे ही होता है पट्टीदार खेती, यानी पहाड़ी क्षेत्र के अलावा पहाड़ी भी नहीं हो और बिल्कुल समतल भी नहीं हो और थोड़ी ढालू भूमि हो, तो वहाँ पर मृदा क्षरण को कम करने के लिए पट्टीदार कृषि की जाती है। क्या की जाती है, पट्टीदार कृषि की जाती है भाई, ठीक है ना। तो ढालू भूमि में मृदा क्षरण को कम करने के लिए पट्टीदार कृषि की जाती है। आपसे पूछे मिश्रित कृषि क्या है, RAS प्री 2003 के अंदर ये प्रश्न पूछा हुआ है कि मिश्रित कृषि का मतलब क्या है। तो कृषि करना और कृषि के साथ में पशुपालन करना, यानी कृषि के साथ में क्या करना, पशुपालन करना। जब ये दोनों को मिक्स करते हैं तो वही क्या कहलाती है, आपके मिश्रित कृषि कहलाती है भाई, यानी कृषि और पशुपालन दोनों को एक साथ। उसके बाद देखो, अगर आपसे पूछे खड़ीन का मतलब क्या है, तो खड़ीन आप जानते हो एक प्रकार की क्या है, जल संरक्षण की प्रणाली है। किसकी प्रणाली है साथी, जल संरक्षण की क्या है, ये आपकी प्रणाली है। नंबर 1 बात, ठीक है ना। नंबर 2 बात, ये 15वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। कौन सी शताब्दी में शुरू हुई थी मेरे प्यारे साथी, 15वीं शताब्दी में। नंबर 3 बात, किसने शुरू करी थी, ये जैसलमेर के अंदर, कहाँ पर शुरू हुई थी, जैसलमेर में शुरू हुई थी। और किसने शुरू करी थी, ये आपके पालीवाल ब्राह्मणों ने शुरू करी थी। किसने शुरू करी थी, पालीवाल ब्राह्मणों ने इसे शुरू किया था भाई, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो जल संरक्षण की प्रणाली है, 15वीं शताब्दी में जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों ने इसको शुरू किया था। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये मान लो ये पूरा एरिया यहाँ पर पानी इकट्ठा है और उसके बाद जब ये पानी सूख जाता है और दलदल टाइप ये भूमि बन जाती है, जो प्लाया झील बन जाती है, तो इसके अंदर बीज डाल देते हैं, ठीक है ना। तो बीज जैसे ही मॉइस्चर अडॉप्ट करता है, बीज वहाँ पर वो पैदा हो जाता है या उगने ग्रो करने लग जाता है। तो जैसे ही वो ग्रो करता है उसके बाद में वो एग्रीकल्चर उस पर कर लेते हैं, इसे बोलते हैं खड़ीन, ठीक है ना। ये जल संरक्षण की प्रणाली भी है। जब खड़ीन का जल बिल्कुल सूखने लगता है तो वहाँ पर क्या करते हैं, आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी करते हैं। बारानी कृषि, अगर आपसे पूछे कि बारानी कृषि का मतलब क्या है, तो साथ ही वह कृषि जो केवल वर्षा के ऊपर आधारित हो। यानी मान लो मेरा खेत जैसलमेर में है और उस जैसलमेर में उस जगह पर है जहाँ पर इंदिरा गांधी नहर नहीं है, ठीक है ना। तो जब इंदिरा गांधी नहर नहीं है, मेरे कुआं भी नहीं है खेत में, और कुआं है तो पानी भी नहीं है उसमें, तो ये जो इंदिरा गांधी नहर आई है, इसका पानी नहीं मिल रहा मेरे को। अब मेरा खेत में केवल वर्षा के समय में बाजरा उत्पादित करता हूँ। क्या उत्पादित करता हूँ, बाजरा, ठीक है ना। तो ये जो कृषि करता हूँ मैं साल में एक बार, इसे क्या बोलते हैं, बारानी कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बारानी कृषि। और ये कृषि वर्षा आधारित है और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है ये बारानी कृषि, बाड़मेर में, ठीक है ना। हालांकि बाड़मेर में अब 2-2 नहर प्रणालियाँ आ गई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना गडरा रोड बाड़मेर तक पानी पहुँचा रही है, और आपकी नर्मदा नहर परियोजना जो कि आपके नर्मदा नहर आपके सरदार सरोवर डैम से निकलती है। 500 से ज़्यादा किलोमीटर लंबाई की नहर है जो आपके सीलू गांव जालोर में प्रवेश करती है, नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर बनाती है।
फिर आपके जालोर होते हुए बाड़मेर तक एंट्री होती है, वो बारानी एग्रीकल्चर है भाई, ठीक है ना। तो वर्षा आधारित कृषि सर्वाधिक बाड़मेर में। अगर आपसे पूछे कि मोनोकल्चर क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय मोनोकल्चर, मोनोकल्चर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। मोनोकल्चर का मतलब होता है एक वर्ष के अंदर एक खेत के अंदर एक फसल का उत्पादन करना। मान लो मेरा खेत बारानी क्षेत्र में है और वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है केवल वर्षा काल के दौरान की जाती है, यानी वहाँ पर एग्रीकल्चर के साधन नहीं है, मैं कैसे एग्रीकल्चर करूँगा। तो एक वर्ष में एक खेत में केवल एक फसल लेते हैं तो उसे मोनोकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे साथी, मोनोकल्चर। इसके अलावा देखो डिओ कल्चर, डिओ का मतलब क्या होता है, दो। एक वर्ष में एक खेत में अगर दो फसलों का उत्पादन किया जाए तो दैट इज कॉल्ड डिओ कल्चर। अगर पूछे आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय ओलिगो कल्चर, तो ओलिगो कल्चर का मतलब होता है एक वर्ष में एक खेत में तीन फसल उगाना, ओलिगो कल्चर कहलाता है। और रिले कल्चर का मतलब है एक वर्ष में एक खेत में चार फसलों का उत्पादन करना, आपके क्या कहलाता है, रिले कल्चर कहलाता है। तो ये कुछ कल्चर के प्रकार हुए जो आपको जानना जरूरी था, जैसे समोच्च कृषि, पट्टीदार कृषि, मिश्रित कृषि, खड़ीन कृषि, बारानी कृषि, मोनोकल्चर, डिओ कल्चर, ओलिगो कल्चर और रिले कल्चर। ठीक है साथी, तो इसके साथ ही आज का इतना ही है। त्यौहार का सीजन है, इसलिए थोड़ा सा कम कम पढ़िए और अच्छे से पढ़ के आगे बढ़िए। साथ ही ध्यान रखना पटाखे नहीं चलाने हैं, ठीक है ना, उससे प्रदूषण ज़्यादा होगा और कोरोना जो पेशेंट है उनको ज़्यादा तकलीफ होने की संभावनाएं हैं। इसलिए थोड़ा जिम्मेदार, देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए और मुझे उम्मीद है बिल्कुल बनेंगे, और बनेंगे नहीं आप हो। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।